हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्यूस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि पहले आप क्लास को यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगी कल की क्लास पर, क्योंकि अगर आपको कल की क्लास समझ में नहीं आई है तो आज की क्लास हमारी बिल्कुल छोटी सी क्लास है, ज्यादा लंबी ये क्लास नहीं है। लेकिन अगर कल की क्लास में आपको कहीं प्रॉब्लम है तो फिर आज की क्लास आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। स्टूडेंट्स, काफी कुछ आपका पढ़ा हुआ है, कल कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स थे, उन डाउट्स को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेंगे, फिर शुरुआत की 5-10 मिनट कल की क्लास पर बात होगी, फिर अपन नई क्लास को शुरू कर देंगे। देखो, कल कुछ बच्चों के समस्या है कि सर थोड़ा बीजाणुधानी या जो वो परागकोश कह दीजिए, बीजाणुधानी कह दीजिए, एक ही बात है। परागकोश बराबर लघु बीजाणुधानी, कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये इसकी संरचना क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, कल उस पर बात करा था। कुछ बच्चों की बातें समझ में नहीं आई। चलो एक कॉमन बात करते हैं हम, 5 मिनट, कुछ भी याद नहीं रखना, आप बस चित्र देखो शांति से। ये चित्र देखो, ह्यूमन, पादप में ह्यूमन डाल दिया अपन ने ना, इसलिए बोला कि सिर्फ देखना है आपको, कुछ नहीं है ना। ये देखो आप, ह्यूमन का ये डेवलपमेंट देखिए आप। ये जो आप देख रहे हो ना बिल्कुल लास्ट में कोने में, ये 9 महीने का शिशु है। जब ये जन्म लेता है तो इस प्रकार का होता है। देखो, इसके कान बन चुके हैं, आंखें बन चुकी है, नाक बन चुकी है, होठ है, हाथ में भुजाएं हैं, उंगलियां हैं, पैर है, सब कुछ, सब कुछ सिस्टम इसका बन चुका है, ठीक है। लेकिन आप पीछे आइए, यहां आइए, यहां, ठीक है, यहां आइए, थोड़ा और पीछे चलिए, थोड़ा और पीछे चलिए। देखो 8 में भी ऑलमोस्ट बन गया, 7 महीने में भी बन गया। लेकिन आप 6 महीने के अगर भ्रूण को देखोगे, 6 महीने के भ्रूण को, 6 महीने के भ्रूण को देखोगे तो यहां पर उंगलियां उतनी विकसित नहीं है जितनी यहां है, ठीक है। पैर के उंगलियां, पंजे इतने विकसित नहीं है जितने यहां है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो सर फिर भी यहां पर दिख तो रहा है, हाँ कोई बात नहीं। यहां देखो आप, यहां देखो आप, यहां पर सिर्फ हाथ पैर का एक उभार बना है, उंगलियों का केवल एक उभार बना है, उंगलियां नहीं बनी है अभी तक, उंगलियों का केवल एक उभार बना है, जबकि यहां पर उंगलियां बन गई है, यहां पर तो बिल्कुल कंप्लीट बन गई है, ठीक है। और अगर यहां पर आ जाओ तो यहां पर तो हाथ को भी पूरा डिजाइन नहीं मिला, कान को पूरा डिजाइन नहीं मिला, आंख को पूरा डिजाइन नहीं मिला, है ना, इस प्रकार से। और अगर बिल्कुल शुरुआत में आ जाए तो बिल्कुल शुरुआत में तो केवल एक कोशिका थी स्टूडेंट्स, केवल एक कोशिका थी, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बन गया था। फिर ये युग्मनज क्या करता है, विभाजन करता है, 1 से 2 कोशिकीय रचना हो गई, 2 से 4 कोशिकीय रचना हो गई, 4 से 8 कोशिकीय रचना हो गई। इस प्रकार से सबसे पहला काम जो होता है ना, वो होता है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। अब जब कोशिकाओं की संख्या में भरपूर वृद्धि हो जाएगी, बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी कोशिका की, ये देखो 4 दिन ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो इस प्रकार से लगातार कोशिकाओं की जब संख्या बढ़ जाएगी काफी सारी, फिर ये कोशिकाएं अरेंज होना शुरू होती है। क्या स्टूडेंट्स, अरेंज होना, व्यवस्थित होना शुरू होती है। और इस प्रकार के आकार में ये व्यवस्थित हो गई। ह्यूमन की अगर बात करें तो इस प्रकार के आकार में ये क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई। अब सबसे पहले तो ये आकार मिल गया है ना, जैसे जिस प्रकार कोई मिट्टी की गुड़िया नहीं बनाते अपन, इस प्रकार से सबसे पहले हाथ पैरों का उभार मिल गया, उसको आकार मिल गया, और कुछ भी नहीं है सिर्फ, है ना, तो सिर्फ शेप मिला है, आकार मिला है यहां पर आकर के। अब सब कोशिकाएं अपनी अपनी जगह जाकर एडजस्ट हो गई, हाथ की जगह हाथ की कोशिकाएं, पैर की जगह पैर की कोशिकाएं, आंख नाक कान जितने भी अंग बनने वाले हैं भविष्य में, सारी कोशिकाएं वहां पर जाकर के एडजस्ट हो गई। अब वहां जाकर के विभाजन करती है और वहां जाकर के अपनी संख्या बढ़ाती है, लगातार बढ़ाती रहती है। तो जो वो उभार बने थे, वो उभारों का आकार बढ़ता जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो कितना बढ़ गया आकार। अब सारा आकार बढ़ गया, अब और ज्यादा विभाजन करेगी और ज्यादा विभेदित हो जाएगी कोशिकाएं, और एक एक अंग का बारीकी से निर्माण करना शुरू करेगी। जैसे यहां पर आप सिर्फ हाथ देख रहे हैं, हाथ का उभार देख रहे हैं, यहां पर आप देखो भुजा अलग है और ये नीचे वाला हाथ जो है ये अलग है, ठीक है। यहां पर आप देखो उंगलियां स्पष्ट देखी जा सकती है,
उंगलियां स्पष्ट देखी जा सकती है, और यहां तक आओगे तो पूरा हाथ, यहां तक तो नाखून तक बन जाएंगे, बच्चे के नाखून तक बन जाएंगे यहां तक तो इस प्रकार धीरे धीरे किसी अंग का विकास होता है। और ये बच्चा जन्म लेता है तो हमें तो बस ये दिखता है, ये सब थोड़ी दिखता है, ये सब थोड़ी दिखता है, हमें तो बस ये दिखता है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी आपके कोर्स में है, इसे भी आप पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं। मैंने क्यों उदाहरण दे दिया पादप में, क्योंकि ह्यूमन आप सबका देखा हुआ है, जल्दी समझ में आएगा। पादप देखा हुआ नहीं तो वहां बातें समझ में नहीं आती। तो जिस शिशु को, जिस बच्चे को आप, जो जिस न्यू बॉर्न बेबी को आप देख रहे हैं, 9 महीने बाद देख रहे हैं, वास्तव में जिस रूप में आप इसे देख रहे हैं, प्रारंभ से ही ये उस रूप में नहीं होता है। प्रारंभ में जो इसके निर्माण के पहले की जो इतनी सारी अवस्थाओं से गुजरता है, ये सब अवस्थाएं, मैं कह सकता हूं ये सब अपरिपक्व अवस्थाएं हैं। अपरिपक्व अवस्थाएं हैं। यह परिपक्व अवस्था है, जैसे ही परिपक्व होगा ये जन्म ले लेगा। तो इस प्रकार से कोई भी स्वरूप जो आप देखते हैं, उसका परिपक्व स्वरूप जो आप देखते हैं, वो वास्तव में प्रारंभ से ही उस स्वरूप में नहीं होता है। प्रारंभ में उसका कई स्वरूपों से वो गुजरता है और फाइनली इस रूप का निर्माण होता है। ये बातें समझ में आ गई ना? ये तो इसके लिए यस करो, है ना? ये बात तो समझ में आ गई कि जिस रूप, आज मनुष्य को आप जिस रूप में देख रहे हैं, क्या वो प्रारंभ से ऐसा है? कि आप खुद को देखो, अपने आप को, क्या जिस रूप में आज हो आप प्रारंभ से ऐसे हो क्या? बचपन में अलग थे, और जब देखो, जब जन्म की शुरुआत हुई, युग्मनज बना था, तो ऐसा था मनुष्य, और आज मनुष्य कैसा हो गया, इतना बड़ा हो गया ये, है ना? तो कहने का मतलब है इसी से तो बना है ना, इसी से बना है। प्रारंभ में ऐसा था, आज ऐसा हो गया। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे ना कि भाई इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, इस चीज को समझना है। इस युग्मन है, एक कोशिका थी यार, इस एक कोशिका से ये कैसे बन गया? तो भाई हमने बताया पहले कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती चली, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। फिर जब कोशिकाएं बन गई तो उनका अरेंजमेंट शुरू हुआ। अरेंजमेंट शुरू हुआ तो पहले एक बाहरी रूप बना, बाहरी रूप बना, फिर उस बाहरी रूप में बारीकी से विभेदीकरण होता गया, और इस प्रकार से एक नया बच्चा, एक नया शिशु का निर्माण हुआ, और फिर इसने जन्म लिया। तो इस प्रकार से निर्माण होता है। तो ये बातें तो आपके समझ में आ गई, है ना? अब देखो, अब अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, इससे आगे निकलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम जो कल बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पराग कोश की। किसकी? पराग कोश की। पराग कोश में क्या होता है? देखो, पराग कोश पुष्प की एक संरचना है। जननांगों की बात करें तो पुष्प में एक मादा जननांग होता है, जिसे इस प्रकार से स्त्री केसर के रूप में दर्शाया जाता है, और एक होता है नर जननांग, जिसे इस प्रकार से पुंकेसर के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तो पढ़ा था आपने। पुंकेसर की 3 संरचनाएं होती है, जिसमें से ये संरचना, सबसे ऊपरी संरचना जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है, इसे पराग कोश कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमने कल क्या पढ़ा? ये पराग कोश जिस रूप में आप देख रहे हो, प्रारंभ से ही इस रूप में नहीं होता है। प्रारंभ से ही इस रूप में नहीं होता है। प्रारंभ में, जैसे मैंने अभी बताया ना, भ्रूण पहले गोलाकार था, फिर ऐसे, तो हर रचना प्रारंभ में जिस रूप, आज उस रूप में आप देख रहे हो, पुष्प बना है, तो क्या प्रारंभ से ऐसा है क्या? नहीं, प्रारंभ से ऐसा नहीं है। प्रारंभ में जब ये पराग कोश का निर्माण शुरू हुआ, तब यहां पर क्या था? इधर आते हैं थोड़ा पीछे। यहां पर केवल एक ठोस संरचना थी। यहां पर केवल एक क्या थी? ठोस संरचना थी, इस प्रकार की, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ नहीं था, इस प्रकार की कोई संरचना नहीं थी। ऐसी एक सॉलिड स्ट्रक्चर थी जो पूरी तरह से किससे भरी हुई थी स्टूडेंट्स? पूरी तरह से कोशिकाओं से भरी हुई थी, पूरी तरह से। क्योंकि कहा ना, कोशिकाओं का पहले समूह बनेगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और फिर वो कोशिकाएं ही विभाजन करके भविष्य में वहां पर कोई नया संरचना का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, बिल्कुल सॉलिड स्टेट था। अब सॉलिड स्टेट है ना, तो कोई भी कोशिकीय समूह जो होता है, उसकी जो बाहरी सरफेस होती है ना, उसको त्वचा कह देते हैं। हमारे अंदर भी बाहरी सरफेस को हम क्या कहते हैं? त्वचा। तो यहां पर भी हम इसको क्या कह देंगे? त्वचा कह देंगे। त्वचा कह दीजिए या त्वक कह दीजिए, एक ही बात है। त्वक त्वचा का ही पर्याय है, और बाकी सब कोशिकाएं इस त्वचा के नीचे है। बाकी सब कोशिकाएं इस त्वचा के नीचे है, इसलिए इन कोशिकाओं को क्या कह देंगे? इन कोशिकाओं को कह देंगे अधत्वक। कोई दिक्कत है क्या? अब जो भी संरचना भविष्य में बनने वाली है, वो किससे बनने वाली है विद्यार्थियों? वो इस अधत्वक कोशिकाओं से बनने वाली है, क्योंकि इन्हीं की संख्या है यहां पर। तो अब ये ही तो हमने कल पढ़ा
कि ये अधःत्वक कोशिकाएं जो बिल्कुल नीचे है इसके, ये अधःत्वक कोशिकाएं क्या करती है, अब आगे जब नई संरचना के निर्माण के लिए तैयारी करती है तो इनमें से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती है और समसूत्री विभाजन की तैयारी कर लेती है। वे कोशिकाएं जो आगे जाकर के विभाजन की तैयारी कर लेती है उनको अब अधःत्वक नहीं कहते, वो विभाजन करने वाली है आगे जाकर के, उनको अब क्या कहते हैं, परपसु कोशिकाएं कहते हैं, परपसु कोशिकाएं कहते हैं। तो ये परपसु कोशिकाएं हो गई। अब परपसु कोशिकाएं जब विभाजन करेगी तो भाई विभाजन ऐसा तो है ही ना, एक बार में 10-20 विभाजन कर लेगी, एक बार में तो एक ही विभाजन करेगी। जैसे मान लीजिए ये कोशिका थी, इसने एक विभाजन करा तो इससे 2 कोशिकाएं बन गई, है ना। इसको कहते हैं परिणत विभाजन, क्योंकि एक कोशिका तो है नहीं, बहुत सारी परपसु कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं के विभाजन से 2 प्रकार के सेल्स बन गई। एक जैसे मान लीजिए पराग कोश है, थोड़ा और बड़ा कर देते इसको, ये पराग कोश है, पूरा ठोस था ये, लेकिन इसकी कुछ कोशिकाओं ने जब विभाजन किया तो एक तो कोशिकाएं किधर बन गई, इधर परिधि की तरफ बन गई, इधर परिधि की तरफ बन गई, ठीक है ना, ऐसे इधर भी ये परिधि की तरफ बन गई। इनको तो कहा गया प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप ध्यान में लाओ, कल बताया था 2 प्रकार की कोशिकाएं बन गई थी परपसु कोशिकाओं से, 2 प्रकार की कोशिकाएं बन गई थी, एक प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरी केंद्र की तरफ बनी थी, एक इधर यहां देखो आप, दूसरी यहां बनी थी सेंटर में। इनको कहा था बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ध्यान देना, आप कल आपने 2 चीजें पढ़ी स्टूडेंट्स, है ना, कल आपने 2 चीजें पढ़ी कि इस पराग कोश जो यहां पर है, ये पराग कोश, इसका निर्माण कैसे होता है। आप सिर्फ संरचना नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतना अच्छे से पढ़े हैं कल की बातों को, पर भी कुछ बच्चों की आई है शिकायत, कह दो कुछ भी कह दो, कि सर थोड़ा कम समझ में आया है। कम समझ में इसलिए भी आया है कि हो सकता है आपने टॉपिक को उतनी गंभीरता से नहीं लिया हो जितना आपको लेना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो शुरुआत है, अब तो टॉपिक जटिल होते जाएंगे। तो जब आप बैठो, पूरी तैयारी से बैठो, पूरे मन से बैठो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सुनो आप मेरी बात को, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल लेकर के बैठे, लेकिन वो पूरी तैयारी से नहीं बैठे, क्योंकि अब मोबाइल ही हमारे पास अभी शिक्षा का साधन है, लेकिन आप इसका ठीक से उपयोग करना सीखें। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते किसी का मैसेज आ गया, वो बोल गया, है ना, कोई भी आपकी टोन बज गई, तो आप क्या करोगे, वीडियो को छोड़ करके पहले मैसेज पढ़ने जाओगे और फिर मैसेज पढ़कर वापस आओगे। तो आप वीडियो देख तो रहे हैं, आप क्लास देख तो रहे हैं, लेकिन पूरी लगन से नहीं देख रहे हैं। जब तक पूरी क्लास समाप्त नहीं हो जाए, आप ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते हो, जब तक पूरी क्लास समाप्त नहीं हो जाती आप उठ करके कहीं जाते हो क्या, नहीं जाते ना। तो वही चीजों को आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। आपको खुद को सीखना है, इस बात अपने स्वयं के विवेक से सीखना पड़ेगा कुछ बातें तो आपको, ठीक है ना, खुद को सीखना है। ऐसा अब बहुत सारे बच्चे बार बार में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मैसेज पढ़ आए, कोई मैसेज का रिप्लाई करके आ गए, कुछ बातें हो गई। ज्यादातर हम समझते हैं सारी बातों को कि भाई चल रहा है, मोबाइल बच जाता है तो उधर जाकर के फिर वापस इधर डुबकी लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये पूरी क्लास में बना रहा हूं, पूरी क्लास में बना रहा हूं, इसका एक एक फैक्ट मुझे याद है। बावजूद उसके जब क्लास चलती है तो सारे काम छोड़ करके मैं 1 मिनट क्या 15 सेकंड के लिए भी क्लास नहीं छोड़ता हूं। पूरे 40 मिनट की, 50 मिनट की, 1 घंटे की क्लासों में आपके साथ ही लाइव चैट पर बना रहता हूं कि कहीं कोई प्रश्न आ जाए उसका तुरंत मैं जवाब देता हूं। तो जब मैं खुद बनाने वाला इतनी लगन से देख रहा है, आपको तो सीखना है, आप और ज्यादा लगन से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत मेहनत करके बहुत बारीकी से उन फैक्ट्स को लेकर के, इन फैक्ट्स को छुड़वा देंगे बहुत सारे टीचर्स। तो मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे हैं, कुछ पढ़ाएंगे भी सही, लेकिन कुछ तो छुड़वा ही देते हैं कि रहने तो, संरचना पढ़ाओ सीधा, कैसे बनता है उससे क्या लेना देना है। लेकिन हम कैसे बनता है भी पढ़ेंगे, और स्टूडेंट्स बनने के बाद उसकी संरचना कैसी दिखेगी हम उस पर भी बात करेंगे। बनने के बाद उसकी संरचना कैसी दिखेगी हम उस पर भी बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा कहां कंफ्यूज हो रहा है, कैसे बनेगी। तो कैसे बनेगी क्या, पहले ठोस रचना थी, उसकी जितनी भी अंदर की कोशिकाएं थी उनको अधत्वक कोशिकाएं कहा। उन अधत्वक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं विभाजन की तैयारी करना शुरू कर दी, उनको परपसु कोशिकाएं कहा। परपसु कोशिकाएं
ने जब विभाजन किया तो दो प्रकार की सेल्स बनी। जो परिधि की तरफ बनी उनको प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं कहा गया, ये परिधि की तरफ बनी उनको प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं कहा गया। जो सेंटर केंद्र की तरफ बनी उनको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहा गया। अब इधर केंद्र वाली ने भी विभाजन करना शुरू कर दिया, इधर ऐसे केंद्र वाली ने भी विभाजन करना शुरू कर दिया। तो केंद्र वाली ने जब विभाजन करना शुरू करा तो प्राथमिक शब्द हट गया, फिर बहुत सारी हो गई ना। तो पहले तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं थी, अब केवल क्या हो गई, अब केवल बीजाणुजन कोशिकाएं हो गई। अब फिर आप मत कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया, देख लेना आप बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि हमें तो समझ में आ गया, हम क्यों समझे अब दोबारा, है ना। तो वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, परंतु एक ही बार में गेयर बदलूंगा और आज का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा यहीं से, ये ध्यान रखना आप। तो फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया फिर दोबारा देखो आप वीडियो को, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे थे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो इस वीडियो को ये नए टॉपिक से भी तो रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कि आप बस छोड़ दो कि यार मैंने तो समझ रखा हम क्यों समझे, आप भी समझो, क्योंकि अभी नया टॉपिक एक ही गेयर में बदल जाएगा पूरा का पूरा, फिर आपको सिर्फ लिखना रहेगा। तो प्राथमिक पहले क्या थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं थी सेंटर साइड पे, अब वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं किसमें बदल गई, प्राथमिक शब्द हट गया, बीजाणुजन कोशिकाओं में बदल गई। इसकी कहानी आपको याद ही है प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं की, जो इधर भित्ति साइड पर है, पता है ना, भित्ति साइड पर है। ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या करती है, चार प्रकार की सेल्स बनाती है, मैं बस रेखा चित्र के रूप में बता देता हूं। सबसे पहले तो बाह्य त्वचा बना लेती है बहुत सारी होकर के, फिर इसके नीचे अरेंज होकर के क्या बना लेती है ना, चलो ठीक है आपको याद है, इसके नीचे होकर के क्या बना लेती है, अंतस्थीसियम, फिर मध्य परत, फिर टेपिटम, इस प्रकार से अलग अलग परतों का निर्माण कर लेती है। और ये जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, ये बीजाणुजन कोशिकाएं कहां होती है, ये बीजाणुजन कोशिकाएं यहां होती है, यही तो पढ़ा आपने संरचना में। तो दो बातें क्लियर हो गई, कैसे और कैसे बनेगी यानी प्रक्रिया, और बनने के बाद संरचना कैसी होगी। तो बनने के बाद संरचना स्पष्ट है सर, पराग कोश की संरचना दो स्पष्ट भागों में बटी है, पराग कोश की भित्ति और सेंटर में होती है लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। भित्ति में चार परतें होती है, चारों परतों के नाम और कार्य हमको याद है, और सेंटर में होती है लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। ये है बस संरचना। तो बनी कैसे, बनने की पूरी कहानी ये रही कि पहले ठोस रचना थी, अधत्वक कोशिकाएं थी, परपसु बनी, परपसु से दो प्रकार की सेल्स बनी, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं ने पराग कोश की भित्ति बना दी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं ने बीजाणुजन कोशिकाएं बना दी। ये लीजिए ये कैसे बनी, तो कैसे बनी और संरचना क्या है, दोनों ही बातें डेवलप हो गई। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, परागपुटी शब्द आ गया था बीच में, देखो इसको ऐसे काट दूंगा ना मैं, तो ये अंदर से कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट, मैंने कल भी बताया था, इस प्रकार का दिखाई देगा, है ना, चार अलग अलग कोने दिखाई देंगे। तो अब ये जो आप देख रहे हो ना सेंटर में, ये वाला भाग देखो आप, ये वाला, ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। क्या है ये, लघु बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। तो ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं जो है, अब ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं अगर इस ग्राफ में देखो ना इधर यहां, तो ये यहां है, इसको काटूंगा ना तो ये कहां कहां नजर आएगी, एक तो लघु बीजाणुजन कोशिकाएं आपको यहां नजर आएगी। अब मैं एक ही बना रहा हूं लेकिन आप समझो बहुत सारा एक समूह है। एक आपको कहां नजर आएगी, यहां नजर आएगी, चार कोष्ठक के चारों तरफ आपको लघु बीजाणुजन कोशिकाएं नजर आएगी, इधर भी नजर आएगी। आप भित्ति मैंने नहीं बनाई, आपको पता ही है भित्ति कितने परतों में है, चार परतों में है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पर भी आपको क्या नजर आएगी, यहां पर भी आपको नजर आएगी लघु बीजाणुजन कोशिकाएं, ठीक है। तो ये यहां ये कंडीशन बन जाती है, कल आपने संरचना में भी समझा। अब देखिए यहां से हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब ये जो लघु बीजाणुजन कोशिकाएं हैं विद्यार्थियों, ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं अब अपने आकार में और वृद्धि करती है, अपने जीव द्रव्य को गाढ़ा कर लेती है। समझिए बात को समझिए, यानी ये भी विभाजन की तैयारी कर लेती है। एक नया प्रकार का विभाजन अब यहां से शुरू होने जा रहा है, किसमें, बीजाणुजन कोशिकाओं में। ये बीजाणुजन कोशिका थी, इसने अपने आकार में और वृद्धि कर ली, जीव द्रव्य को और गाढ़ा कर लिया और आगे विभाजन की क्या कर ली, तैयारी कर ली। लेकिन कौन से विभाजन की तैयारी हुई है इस बार स्टूडेंट्स अर्धसूत्री विभाजन की तैयारी हुई है। तो ये जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए तैयार हुई है, अब चूंकि ये लघु बीजाणुजन नहीं रही, इसने अपने आकार में वृद्धि कर ली, तो इसको एक नया नाम हम दे देंगे। ये सारी कोशिकाओं के नाम बदलते जा रहे हैं क्योंकि इनके आकार और साइज में अंतर आता जा रहा है। अधत्वक बिल्कुल छोटी सी कोशिका थी, बड़ी हुई, प्रपसु और बड़ी हुई, विभाजन करके नई बनी,
प्राथमिक बीजाणुजन, इनके आकार बदला, बीजाणुजन, फिर आकार बदला, अब आप इसको क्या कह रहे हैं? अब ये कोशिका तो आगे अर्धसूत्री विभाजन करेगी। स्टूडेंट यहां देखना, बहुत बारीकी से देखना, आगे अर्धसूत्री विभाजन करेगी और एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्टूडेंट्स 4 कोशिकाएं बनती है। ये तो आप सब जानते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 फेज में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके इन 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। स्वाभाविक बात है, अर्धसूत्री विभाजन किया है, यहां तक सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। पूरी कोशिकाएं जितनी भी आपने देखी है सब द्विगुणित है क्योंकि सब में समसूत्री विभाजन हुआ था। और अब ये द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी, इससे जो कोशिकाएं बनेगी ना, ये होगी अगुणित। स्टूडेंट्स इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु कहा जाता है। तो ये जो द्विगुणित कोशिका जो बीजाणुजन कोशिका से बनी थी जिसने आगे विभाजन किया, ये इसकी माता है, इसी से इनका जन्म हुआ है, ये लघु बीजाणु है। और इन लघु बीजाणुओं का जन्म किससे हुआ है? इस कोशिका से हुआ है। इसलिए इस कोशिका को कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी लघु बीजाणुओं की माता कोशिका है, इससे जन्म हुआ है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इस प्रकार से ये देखिए स्टूडेंट्स, वापस इधर आ जाइए कि अंदर जो ये लघु बीजाणु भरे पड़े हैं, लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, इन्होंने पहले क्या बनाई? ये बड़ी हुई और इनसे बनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित, और उसमें हो गया अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बन गए क्या? लघु बीजाणु। सुन लो, यही क्लियर है, लघु बीजाणु बन गए। इसलिए तो इसको हमने पराग कोश नाम बदल करके क्या नाम दे दिया? लघु बीजाणु धानी कह दिया। क्या कह दिया इसको? लघु बीजाणु धानी कह दिया, क्योंकि आगे जाकर इसमें लघु बीजाणु बन रहे हैं। लेकिन ये लघु बीजाणु 4-4 के समूह में बने हैं और इन 4 जो समूह है ना, ऐसा नहीं है एक दूसरे से पृथक है। एक और बात आप यहां पर समझिए, जो 4 लघु बीजाणु बने हैं, ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे से क्या करते हैं? ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए इसको एक चतुष्क के रूप में जाना जाता है कि ये लघु बीजाणु चतुष्क है। क्या है ये? लघु बीजाणु चतुष्क है। स्टूडेंट्स प्रारंभ में लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, तब तक तो इसको लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लेकिन भविष्य में ये जो ये चिपके हुए ना एक भित्ति के द्वारा, इसको केलोज भित्ति कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इस भित्ति को? केलोज भित्ति। यहां लिखता हूं मैं, जल्दी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत जल्दी आपके ऑफलाइन क्लासेज के रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो आप लोग जल्दी ना करें और सीखते रहें, क्योंकि फिर ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगी उसकी प्रक्रिया पूरी समझा दी जाएगी आपको। ऐसे ही बोल दिया मुंह से, ज्यादा सीरियस मत हो, लेकिन आप समझिए, क्योंकि एक बात मैं बता देता हूं आपको, जल्दी करोगे, भागोगे, सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो ना, यहां ज्यादा मिल रहा है आपको, वहां इतनी बातें नहीं होती, फैक्ट पर बातें होती है। बस ये है कि वहां बातें सरलता से समझ में आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे सामने होता है, उसके एक्सप्रेशन हमें पता रहते हैं कि यार क्या कहना चाह रहा है, क्या इसको समझ में नहीं आ रही क्या बात, वो सारी बातों का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इतनी बातें वहां नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि ये आधी मेहनत तो हम ही कर लेते हैं, आपको सिर्फ देखना है वीडियो। बहुत सारे बच्चों से वीडियो भी नहीं देखा जा रहा। केलोज भित्ति, ये केलोज भित्ति है हरे कलर में। तो जब तक ये केलोज भित्ति से जुड़े हुए ना, तब तक ही हम इसको लघु बीजाणु कहेंगे, जो एक चतुष्क के रूप में होते हैं। इनको जब नमी मिलती है ना, तो ये केलोज भित्ति गल जाती है। केलोज भित्ति गल जाती है स्टूडेंट, तो अंदर के जो चारों लघु बीजाणु हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब किसी से चिपके हुए नहीं है, बिल्कुल फ्री हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए। तो अब क्या कहेंगे? अब भी लघु बीजाणु कहेंगे क्या इनको? नहीं, अब लघु बीजाणु नहीं कहते। अब इस स्थिति में इसको पराग कण कहा जाता है। तो यहीं पर ये लघु बीजाणु चतुष्क, इधर आ जाओ वापस, यहीं पर जो लघु बीजाणु चतुष्क बना था वो अब किस में बदल गया है? वो अब पराग कणों में बदल गया है। किस में बदल गया है? पराग कणों में। तो अब क्या कहें इसको? तो अब इसको आप जो है ना पराग कोश, क्योंकि पराग कणों का कोश है, या पराग पुटी, पुटी मतलब भी कोश होता है, या पोलन सैक्स अंग्रेजी में आप इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको 2 नामों से जाना जाता है। इस संरचना को लघु बीजाणु धानी भी इसी को कहते हैं। पराग कोश, बाद में लघु बीजाणु पराग कणों में बदल जाते हैं, उस स्थिति में इसको पराग कोश या पराग पुटी के नाम से जाना जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यहां पर पराग कणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो प्रक्रिया है ना, हमें आज इस प्रक्रिया को पढ़ना है, ये प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया पढ़ना है। ठीक है, क्या है कि द्विगुणित
लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया हमें आज पढ़नी है। तो ये कल की क्लास भी हो गई और थोड़ा आज का भी हमने इसमें स्टार्टिंग ले लिया। आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आ गई है तो एक बार यस करके बता दीजिए, या अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमें तो अभी भी डाउट है। लेकिन है ना, जो भी आपकी है मनोस्थिति उसके बारे में हमें पता लगना चाहिए कि यार आपको कहां बातें चूक हो रही है, क्योंकि बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिर भी आप भी थोड़ी निष्ठा के साथ देखिए। दिक्कत क्या है ना, बहुत सारे बच्चे तो वाकई में उनकी जो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो देख बस वो कह देते हैं यार समझ में नहीं आया। भाई तू पूरी लगन से तो देख, मन से तो देख, तब तो तेरे को समझ में आएगी। अब तू तो जाने कहां खो रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रहे हैं अपना मामला, है ना, और फिर कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही है। आप लगन से देखो, आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं, बातें नहीं करते हैं, हटा दें इसको। ओके, ये लीजिए आज का टॉपिक लघु बीजाणु जनन रहेगा। मैंने बताया था अभी अभी कि वो जो लघु बीजाणु द्विगुणित, अभी अभी बताया द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो बनती है बीजाणुजन कोशिकाओं से, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। बताया ना अभी अभी। और वो ये द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आई, तो वही कहानी पूरी कि जो लघु बीजाणु धानी बनी उसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित है। प्रत्येक कोशिका, चाहे अधत्वक, चाहे परपसु, चाहे प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएं, चाहे प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, सब द्विगुणित है। तो वही कह रहा है कि वही कह रहा हूं कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी कोशिका एक द्विगुणित कोशिका होती है। लघु बीजाणु धानी की कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर सघन जीव द्रव्य वाली हो जाती है, अभी अभी बताया मैंने, जिन्हें प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। और वो प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है सर, लघु बीजाणुजन कोशिका बनाती है और फिर लास्ट में लघु बीजाणुजन कोशिकाएं फिर अपने आकार में वृद्धि करके क्या कर लेती है, लघु बीजाणुजन कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बनने की कहानी, जो अभी अभी मैंने पीछे की स्लाइड में आपको समझाई। अब क्या होगा, अब यह अर्धसूत्री विभाजन कर लेगी, तो प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का समूह बनता है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, क्योंकि ये समूह में बनता है, बताया था ना, केलोज भित्ति से जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसको चतुष्क के रूप में जाना जाता है। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक चतुष्क के रूप में होता है। आशा करता हूं लघु बीजाणु जनन की परिभाषा और उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक बात और कर लेते हैं कि एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु परस्पर केलोज भित्ति द्वारा जुड़े रहते हैं, परस्पर केलोज भित्ति द्वारा जुड़े रहते हैं। जब यह भित्ति आर्द्रता ग्रहण करके घुल जाती है तो लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग होकर गोलाकार हो जाते हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं, अब इन्हें पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। तो और जब पराग कण बन जाते हैं, मैंने बताया, फिर आप लघु बीजाणु धानी को क्या कहोगे, पराग पुटी या पोलन सेक कहोगे। ठीक है, तो ये बातें हैं। लघु बीजाणु जनन टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर 1 नंबर की परिभाषा परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अदरवाइज मत लेना यार कि सर हमको ऐसे बोले समझ नहीं आया कि क्या बात है। सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बच्चे वाकई में नहीं देख रहे हैं ना वीडियो को, अभी तक नहीं देख रहे, मैं कसम से कह रहा हूं उनके लिए अभी जल्दी से जल्दी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है ना, कि आप फीस जमा कराओ, क्योंकि फिर यहां क्या है कि हम एक मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से हम मेहनत में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ने क्या हुआ, सिर्फ मोबाइल में ग्रुप में ऐड हो गए वो व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उनका कोई ना वीडियो देखना है, ना कोई नोट्स बनाना है, ना कुछ है। तो भाई हमें नहीं चाहिए साइंस क्लासेस नॉन फॉर, हम तो जाने ही पढ़ाई के लिए जाते हैं। हमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, नहीं चाहिए, हम नहीं पढ़ाना हमें 70 बच्चों को, नहीं पढ़ाना 100 बच्चों को, हम 20 बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन 20 बच्चे वही रहेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप समझिए, हम मेहनत करने वाले बच्चों के साथ ही मेहनत कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि यार आप सिर्फ फीस दे रहे हो और आपके जैसे मर्जी आए ना वैसे काम आप करें, नहीं करेंगे आप। मैं जल्द से जल्दी अभी फॉर्म भरवाऊंगा संडे तक, और फॉर्म भरवा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दूंगा आप लोगों का। ठीक है ना, ताकि पढ़ने वाले बच्चे हमसे जुड़ सके। मैं कह रहा हूं जो बच्चे क्विक रेस्पॉन्स में आ रहे हैं, हमारे जो बच्चे हमारे क्विक लर्नर्स हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देंगे तो भी उनका रजिस्ट्रेशन माना हुआ है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हैं, उनको जो है ना अभी आने वाले, मान लीजिए आप
कि थोड़ा समय दे देंगे आपको, 1 तारीख तक लास्ट है, बस 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उनको। फिर आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो आप नोट्स बनाओ, चाहो तो आप वीडियो देखो, चाहो तो आप वीडियो मत देखो, लेकिन हमें बच्चे वही चाहिए। आज थोड़ा सा मैं गुस्से में बात कर रहा हूं क्योंकि 4-4 5-5 घंटों में हम वीडियो बना रहे हैं और आपके पास उस वीडियो को देखने के लिए आधा घंटा 50 मिनट नहीं है। आप इतने व्यस्त हो यार, तो आप हमसे ज्यादा व्यस्त हो, तो फिर यार फिर आप शायद आप हम लोग जो है ना वो आपको पढ़ाने, आप महान विद्यार्थी हो, हम लोग आपको पढ़ाने के लिए नहीं है। आप महान अध्यापकों से ही पढ़ सकते हो, हमसे नहीं पढ़ सकते हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे बच्चों की मैं छटनी कर दूंगा। क्विक लर्नर्स में जो आ रहे हैं, क्विक रेस्पॉन्स में जो आ रहे हैं, उन बच्चों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं, नोट्स भेज रहे हैं, उनकी मेहनत मुझे पता है। आप हमारे साथ बने हुए हो, लेकिन जो सिर्फ जुड़ करके ऐसे हवा हो गई ना, जो कुछ है ही नहीं, हमें तो ऐसे बच्चों को तो मैं फटाफट रजिस्ट्रेशन में लूंगा, ठीक है ना। तो सॉरी, थोड़ा सा गुस्से में हूं क्योंकि यार मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही है। हर फैकल्टी का हर मेंबर, हमारी बातें होती रहती है सरों से, कोई कह रहा है मेरे को 2 बज गए आज तो है। दिन में शोर शराबा होता है तो रात में बनानी पड़ती है वीडियोस, कोई कहता है 1 बज गई, 4-4 5-5 घंटे तक लग रहे हैं बनाने के बाद। कोई ऐसी बात निकल, आज सब निकल जाने दो, गुस्से वाली भी प्यार वाली भी, सारी बातें मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा वीडियो। अच्छा डिसलाइक कर देना सारे, 0 सब्सक्राइबर हो जाना, पर बात गुस्से की है तो फिर गुस्से में ही करी जाएगी कि हम 5-5 6-6 घंटे तक यार लगे हैं यार इसमें वीडियो बनाने में, त्रुटि हो जाती है, दोबारा बनाते हैं, वापस दोबारा मेहनत करते हैं, और आपसे 50 मिनट निकाल करके देखे नहीं जा रहा है। साइंस ली क्यों फिर आपने? एक अच्छा श्रोता बनो, अच्छा वक्ता सब होते हैं, एक अच्छा श्रोता बनो, आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप साइंस के बच्चे हो, आप किसी किसी लेक्चर में बैठोगे, किसी सेमिनार में बैठोगे, 1.5 2-2 घंटे तक कोई भी विशेषज्ञ आपको कोई बातें बताता रहेगा, आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में वहां सुनने की क्षमता नहीं है तो ना तो आप अच्छे श्रोता बन सकते हो, ना आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। सुनने की क्षमता डेवलप करो। आप 45-50 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, बिना काम की मूवी आएगी उसको आप 3 घंटे तक देखते रहोगे। फ्री फायर में लॉगिन करोगे, आधे घंटे से पहले निकलने नहीं वाले हो आप उसके अंदर से। एक काम की वीडियो, ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ बच्चों को, कोई बात है कुछ भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई भी टीचर, संसार का कोई भी अध्यापक जो पढ़ा रहा है यूट्यूब पर आकर के, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर के पढ़ा रहा है, उसके अंदर कोई तो नॉलेज होगा दोस्त, तभी उसमें इतनी हिम्मत आ पाई है ऊपर आने की, है ना। कोई तो नॉलेज होगा, तभी जाकर के वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको पढ़ा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50 मिनट की वीडियो आपने को उसने बनाकर दी है आप लोगों को उसने, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50 मिनट की वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, हो ही नहीं सकता है। जहां समझ में नहीं आया उस टॉपिक को उठाओ, उसको आप खुद मेहनत करके समझने की कोशिश करो कि सर यहां कहना क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो कि यहां क्या कहना चाहते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आती तो वो बताओ कि आज सर वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया और उस वाले पॉइंट पर दोबारा डिस्कस करना, तब तो मजा है पढ़ने का। नहीं तो फिर तो क्या मतलब आ रहा है यार। यहाँ पर हम भी कोई बिल्कुल यहाँ ऐसे फ्री, इतने भी फ्री नहीं है दोस्त यार, तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। इतने भी फ्री नहीं है, यूट्यूब से हमें कोई कमाई वमाई नहीं करनी, चाहे हमारी कोई बात को यूट्यूब सीरियस ले ले, कल ही चैनल बंद कर दे, हमें कोई कमाई नहीं करनी यूट्यूब से। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। आप लोगों को पढ़ा ही नहीं जा रहा है, स्क्रीन ब्लैंक है। आप मेरे गुस्से को समझिए। चलो इधर आओ आगे। लघु बीजाणु चतुष्क, अभी अभी बात करी कि लघु बीजाणु 4-4 के समूह में बनते हैं और उसे ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये लिखिए परिभाषा। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का समूह बनाती है या बनता है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब ध्यान देना, है चतुष्क 5 प्रकार का हो सकता है। 5 प्रकार का कैसे हो सकता है सर? तो सबसे पहला प्रकार होता है चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय में क्या होता है, जब इसको आप सामने से देखोगे ना तो इनमें से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु आपको दिखाई देगा, क्योंकि चौथा कहां होगा, चौथा पीछे होगा। इस प्रकार का जो चतुष्क है वो चतुष्फलक, क्योंकि 4 इस पे जमा हुआ। इस मान लीजिए 1 2 3 और एक कहां है, एक पीछे है, तो 4 चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से अगर चतुष्क बन गया, लघु बीजाणु इस प्रकार से जमे हुए हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक इसके पीछे जमा हुआ है, तो यह व्यवस्था चतुष्फलकीय व्यवस्था कहलाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। आपको चित्र नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इस प्रकार से अगर चतुष्क बना है तो यह चतुष्क क्या कहलाएगा, चतुष्फलकीय चतुष्क कहलाएगा। समस्त द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार का देखा जाता है।
एक होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक नाम से स्पष्ट है कि जब आप इसको सामने से देखोगे, इसमें समद्विपार्श्विक सॉरी, तो इसमें चारों ही चतुष्क एक ही तल में, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में नजर आ जाएंगे। देखो इसे ऐसे समझिए आप कि आप सामने से देख रहे हैं, उसमें तो क्या स्थिति थी, उसमें तो सिर्फ 3 नजर आ रहे थे, इसमें चारों ही कहां से नजर आ जाएंगे, सामने से। तो सर इसको द्विपार्श्विक क्यों कहा है? द्विपार्श्विक इसलिए कहा है सम, यानी दो एक पार्श्व में है, दो एक पार्श्व में, सम द्विपार्श्विक, चारों सामने से नजर आ जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से अगर लघु बीजाणुओं की व्यवस्था है तो वो सम द्विपार्श्विक व्यवस्था कहलाती है। और ऐसा एक बीजपत्री पादपों में देखा जाता है स्टूडेंट्स। किसमें देखा जाता है? एक बीजपत्री पादपों में कैसे चतुष्क बनते हैं? समद्विपार्श्विक चतुष्क बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्रॉसित। क्रॉसित नाम से स्पष्ट है, क्रॉसित में क्या होगा, इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे को समकोण पर स्थित होंगे, जैसे दो ऐसे फिर उसी के पीछे दो क्रॉस में, है ना, नाम से स्पष्ट है क्रॉस में, क्रॉसित। जैसे मान लीजिए यार दो लघु बीजाणु ऐसे व्यवस्थित है, ये एक दो, तो फिर जो दो है ना वो ऐसे व्यवस्थित होंगे इसके क्रॉस में, 90 डिग्री का कोण बनेगा इनके साथ, इसके साथ इसका, और ये देखो प्रत्येक लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर क्रॉस रूप में व्यवस्थित है लघु बीजाणु तो इसे क्रॉसित कहा जाता है। इसमें दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, जिसमें ऊपर वाला युग्म के दोनों लघु बीजाणु नीचे वाले युग्म का केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि एक पीछे चला जाता है, एक दूसरे के समकोण पर स्थित होता है। तो स्टूडेंट्स इनको भी ध्यान रखना, इतनी विशेष बातें नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन और उदाहरण याद रखने हैं। तो उदाहरण इसका मैग्नोलिया होता है, एक पादप है मैग्नोलिया, वो उसमें क्रॉसित लघु बीजाणु तो कम ही देखने को मिलते हैं, ज्यादातर तो आपने जो प्रारंभ में दो पढ़े हैं, एक तो समद्विपार्श्विक और एक चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय द्विबीजपत्री पादपों में और समद्विपार्श्विक एक बीजपत्री पादपों में। बाकी इनका एक एक उदाहरण याद रख लीजिए। क्रॉसित किस में पाया जाएगा? मैग्नोलिया में। इसी प्रकार से एक होता है टी आकार के, तो टी आकार के किस में पाए जाते हैं? तो टी आकार के पाए जाते हैं एक होता है पादप एरिस्टोलोकिया में। एरिस्टोलोकिया में क्या होता है, ऊपर ऐसे दो व्यवस्थित हो जाएंगे, फिर नीचे दो ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, टी शेप बना लेगा। टी शेप कैसे बनेगा? टी शेप देखो, दो तो ऐसे व्यवस्थित हो गए और फिर दो ऐसे नीचे की तरफ व्यवस्थित हो गए, ये लीजिए टी बन गया। तो इस प्रकार से अगर लघु बीजाणु बने, चारों लघु बीजाणु की व्यवस्था ऐसी है तो इसको टी आकार कहा जाता है, ठीक है, इसको टी आकार कहा जाता है। परिभाषा सिंपल है, क्या है परिभाषा, कि इसमें चतुष्क के दो लघु बीजाणु लंबवत तथा दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ, देखा था ना, दो तो लंबवत थे, दो अनुप्रस्थ थे, विन्यासित रहते हैं। तो टी आकार हो गया एरिस्टोलोकिया, इसका उदाहरण होगा। लास्ट पांचवा टाइप है रैखिक। रैखिक क्या समझना, सीधा सीधा रेखा में जमे रहते हैं, चाहे वो खड़ी रेखा हो चाहे वो आड़ी रेखा हो, ठीक है। तो इसमें सभी लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं और इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। हेलोफिला तो जो अंदर चतुष्क बन रहा है, वापस बातें वही है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप नोट्स के लिए, लो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बातें वही है कि अंदर जो वो आपने पढ़ा था ना, ये पराग कोश की भीतरी संरचना, इसमें जो ये लघु बीजाणु बन रहे हैं ये कैसे कैसे बन सकते हैं? ये चतुष्फलकीय रूप में हो सकते हैं, ये समद्विपार्श्विक रूप में हो सकते हैं, सारा में एक नहीं बने, एक में एक प्रकार का ही बनेगा। ये क्रॉसित भी हो सकते हैं, टी आकार के भी हो सकते हैं, या फिर ये जो है रैखिक भी हो सकते हैं। तो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के चतुष्क देखने को मिलते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, मैंने कहा था छोटा सा टॉपिक है, आप बस तसल्ली रख करके देखना, तसल्ली रख करके आपको देखना है। तो दो चीजें आपने पढ़ी आज, लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु चतुष्क। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आता है, अरे परीक्षा में एनसीईआरटी का हर चैप्टर में परीक्षा में प्रश्न आएगा, क्योंकि आप देखिए जब पिछले साल आरबीएससी चलती थी तो उसमें 45 के समथिंग चैप्टर थे, 45 42 11th में 45, शायद 12th में 42 के समथिंग चैप्टर थे। तो वहां तो कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनको टच भी नहीं होता था परीक्षा में, लेकिन यहां मात्र आप 16 चैप्टर पढ़ोगे, 16 चैप्टर, और 16 चैप्टर में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे 30 तो स्वाभाविक बात है यार, हर चैप्टर में से कोई ना कोई, हर टॉपिक में से कहीं ना कहीं 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न आपका आने वाला है। तो हर टॉपिक को सीरियसली लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए,
उन बच्चों से तो मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं यार, तुम क्या चाह रहे हो यार, तुम पढ़ो ना। तुम्हारे लिए तो शुरू किया है हमने, मेरे लिए नहीं किया है। अगर आप मेरे लिए हो ना, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, वो फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाले, मुझसे पढ़ने वाले हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि यार हम जो है ना सिर्फ अपना बिजनेस रन करने के लिए इधर आ रहे हैं। हम इधर इसलिए आ रहे हैं कि आपको घर बैठे, कहते हैं ना बैठे से बेगार भली, ठीक है। तो हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, तो हम भी कुछ काम कर रहे हैं, और आप भी बैठे बैठे आपको जो मिल रहा है उसी से सीखने की कोशिश करो, उसी से सीखने की कोशिश करो। अब आप तो बिल्कुल फ्री हो रहे हो, आप वीडियो बना बना करके इधर उधर फालतू के वीडियो बना रहे हो, और उसमें तो तुम्हारे पास टाइम है। 50 मिनट 40 मिनट में आप इतनी इंपॉर्टेंट बातें सीख रहे हो जो आपका भविष्य बनाने वाला है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। दोस्तों पढ़ लो। विशेष तौर पर बॉयज से मैं कहना चाहूंगा कि बॉयज तो पता भी नहीं है मुझे कितने, 4-5 बॉयज के नाम याद है बस। नरेंद्र है, नंद किशोर है, दो नरेंद्र है, दोनों नरेंद्र मेहनत कर रहे हैं, नंद किशोर है। इसके अलावा बीच बीच ललित, नया बच्चा आया है, ललित मेहनत कर रहा है। एक एक और बच्चा है, उसका भी अच्छा, अरविंद, अरविंद मेहनत कर रहा है। बस इनके अलावा शायद कोई और बॉयज तो अभी तक नजर भी नहीं आया कि वो है भी नहीं, है ना। तो ये बच्चे हैं बॉयज। गर्ल्स में ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स मेहनत कर रही है, लेकिन बॉयज से तो विशेष नाराजगी है अभी तक कि आप लोग आए ही नहीं यार, क्या कर रहे हो आप। अरविंद है ना बराबर नोट्स भेज रहा है, तो ये तो हमारे क्विक लर्नर्स में आते हैं। बाकी जो बाकी बॉयज हैं, अब अगर मैं देखा जाए ना, अभी आप थोड़ी बातें कर लो, है ना, जाना नहीं। तो बॉयज के अंदर भी काफी सारे हमारे पास बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, है ना, कम से कम 30 के समथिंग बच्चे हैं। लेकिन 30 के समथिंग बच्चों में से मुझे बॉयज में सिर्फ 5-6 बच्चों के नाम याद है। कुछ बच्चे हैं जो नोट्स नहीं बना रहे हैं। कपिल शर्मा लाइव वीडियो देखता है, इससे बात होती रहती है कमेंट बॉक्स में। कपिल शर्मा क्या क्या है, कपिल मेहरा, है ना, कपिल मेहरा आता है वीडियो में, लाइव रहता है। नमन नामदेव बीच बीच में हम अपनी उपस्थिति दिखाता रहता है, लेकिन रेगुलर तो नहीं है नमन भी। तो ये बच्चों से थोड़ी शिकायत रहती है यार, है ना, कि आप ऐसा नहीं करना, आप लोगों के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं आते हो, ठीक है। तो ये क्यूक लर्नर्स में हमने बॉयज के ही नाम बताए आज, क्योंकि बॉयज में बहुत कम क्यूक लर्नर्स हैं। कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि अब क्यूक लर्नर्स की एक लिस्ट बनाई जाए और उनको निश्चित तौर पर बाकी की तुलना में कुछ फायदा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे बड़ी निराशा हो रही है। मैं बंद कर दूंगा, सच कह रहा हूं। मैं तो थोड़ा सा है ना, अपना दिमाग थोड़ा अलग ही चलता है, देखो, है ना। मैं बंद कर दूंगा, अगर आपकी रुचि नहीं रही तो मैं सीधा बंद कर दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दूंगा। आप रुचि दिखाओगे तो। यहाँ ऑनलाइन में हमें क्या मिल रहा है यार, ऑनलाइन में आपका प्रोत्साहन ही तो मिलता है। यहाँ को यूट्यूब वाला हमारे को कोई फीस दे रहा है क्या, कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है क्या। पैसा एक मोटिवेशन है दोस्तों, मनी एक मोटिवेशन है। बिना मनी के कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है बिना मनी के कोई काम, तो एक तो आप उसके निस्वार्थ भाव को समझें, और दूसरी बात, अगर वो कर रहा है तो उसके लिए भी उसको प्रोत्साहन चाहिए जो आपसे नहीं मिल रहा है। तो कैसे काम करें। प्रोत्साहन दो चीजों से हो सकता है। या तो आप वीडियो को वॉच करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मजा आ रहा है। एक तो यह प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसलिए हम काम करेंगे। या फिर ये नहीं तो फिर हमको मनी, दूसरा मोटिवेशन है। तो मनी, यहां दोनों ही नहीं मिलेंगे तो फिर हम काम क्यों करेंगे। फिर मैं बंद कर दूंगा स्टूडेंट्स। दो चीजें हैं, वीडियो को वॉच करना शुरू करें, नोट्स बनाना शुरू करें, सेंड करना शुरू करें, ताकि एनर्जी हमारे अंदर बनी रहे, तो काम करने का मजा है। अन्यथा तो फिर हमें भी मजा नहीं आ रहा है। सॉरी, पर थोड़ा सा नाराज हूं मैं आज आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं कल नई क्लास में। आशा करता हूं कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिलेगा तो फिर कोई और विकल्प निकाला जाएगा। स्टूडेंट, टीचमेंट हमें भी चलाना आता है, क्लास एप्स का यूज करना हमें भी आता है। बहुत सारे ये एप्स हैं जो प्रोफेशनल एप्स हैं, उनका यूज करना हमें भली भांति तरीके से आता है। अगर आप फिर YouTube की निःशुल्क क्लासों का फायदा नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। चलो ठीक है, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।